ये क्या बदतमीजी है? तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। सुबह जॉगिंग करते हुए अभय अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसका कोई पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही अभय को अपने करीब एक परफ्यूम की खुशबू आई, उसके सेंसेस अलर्ट हो गए, क्योंकि वो इस खुशबू को पहचानता था। ये उस इंसान की थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। इससे पहले कि अभय कुछ कर पाता, एक काले कपड़े पहने हुए लड़की ने अभय को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाए। और उस लड़की ने अपनी जकड़ और मजबूत बना ली और अपने होंठ अभय के कानों की तरफ ले जाकर उससे प्यार से कहा, मैं तुम्हारा वो कल हूँ जो तुम्हारे आने वाले कल पर भारी पड़ेगा। चाहे जितना भी भाग लो अभय, मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। ये कहते ही उस लड़की ने अपनी जकड़ खोली और एक ही पल में वहां से गायब हो गई। गुस्से से तिल मिलाता हुआ अभय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि हर वक्त उस पर किसी की नजर है, और फिर इस लड़की का बार बार उसके करीब आने की कोशिश करना कुछ अजीब था। अभय इन सब बातों में उलझा हुआ अपने घर में घुसा ही था कि उसका हाथ किसी चीज से टकरा गया। अरे कौन है जो इतनी सुबह सुबह शोर मचा रहा है? ये क्या अभय, मेरी इतनी महंगी चीनी मिट्टी की प्लेट तोड़ दी? अबे फटीचर, पता भी है कितनी महंगी प्लेट थी ये? अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनना अभय के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने ही घर में उसकी सुबह हर रोज ऐसे ही हुआ करती। अभय, जिसका कद 6 फुट लंबा और बदन ऐसा गठीला कि मानो वो बचपन से ही जिम जाता हो। शारीरिक ताकत ही उसकी इकलौती काबिलियत थी। उसके अलावा वो कोई और काम ढंग से नहीं कर सकता था। एक तो सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देखो, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। ऐसा दामाद तो भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। सॉरी माँ जी, गलती से मेरा हाथ लग गया था प्लेट पर। और खैर, मैं आपके लिए नई प्लेट ले आऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। नई प्लेट लाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? आसमान से? तुझे तो कोई भीख भी नहीं देगा। एकदम ठीक कहा मम्मी, जीजा जी से कोई काम ढंग से होता नहीं। उस पर इनकी तो शक्ल भी ऐसी है, कोई देखकर फुटी कौड़ी भी ना दे। प्रेरणा भी अपनी माँ की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आ चुकी थी। वो भला अपने नाकारा और निकम्मे जीजा की बेइज्जती में भाग क्यों ना लेती। रेणुका उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा प्रेरणा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। दामाद मिला, वो भी ऐसा। इससे अच्छा तो मेरी बेटी कुंवारी ही मर जाती। अभय गरीब होने के साथ साथ अनाथ भी था। कोई ढंग की नौकरी ना होने की वजह से वो जो मिले वो काम कर लेता, चाहे वो डिलीवरी का हो, सुपरवाइजिंग का हो, वेटर का या सामान बेचने का। फिलहाल वो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरविजन का काम करके 4 पैसे कमा रहा था। लेकिन उसके ससुराल वाले उसे एक पल भी चैन से जीने नहीं दे रहे थे। शायद उससे ज्यादा इज्जत एक गली के कुत्ते को मिल जाती थी। देखो देखो, इसकी शक्ल पे कैसे 12 बजे हुए हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो अभय, हर रोज मुझे अपनी और अपनी बेटियों के लिए बिना मांगे पैसे मिल जाने चाहिए। हमारे खाने पीने की जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? अभय की जिंदगी यही थी। सुबह उठो, सास से बेइज्जती करवाओ, दिन भर मेहनत करके थोड़े पैसे कमाओ और घर लौट कर वो सारे पैसे अपनी सास के हाथों में रख दो। उसका हुलिया देख के कोई भी बता सकता था कि अभय की माली हालत कैसी थी। कंस्ट्रक्शन के काम से सने कपड़े जो जगह जगह से फटे होते, शक्ल पर मेहनत की धूल जमी हुई, पैरों में टूटी हुई चप्पल। ऐसी हालत में भी उसकी लगन सराहनीय थी, जो ऐसे परिवार की देखभाल करने के लिए अभय हर रोज अपनी जी जान लगा देता। अभय ड्राइंग रूम में खड़ा चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी सास और साली के शब्द दिन पर दिन और कड़वे होते जा रहे थे। उन दोनों के मुंह से ये सारी बातें सुन अभय का मुंह उतर गया। लेकिन फिर उसने अपनी मैली फटी जेबों से खंगालते हुए ना जाने कितने नोट निकाले, कोई 100 का, कोई 200 का। कुल मिलाकर उसके पिछले दिन की कमाई 800 रुपए थी। सारे पैसे टेबल पर रखते हुए अभय ने अपनी सास की ओर देखा। इतने से में पेट पालोगे हमारा? ना जाने मेरी बेटी ने कौन से कर्म किए थे जो उसे ऐसा फटीचर और नामर्द पति मिला जो अपने घर वालों को तो रोटी ना खिला सके। इतना कहते हुए रेणुका ने टेबल से वो सारे पैसे उठा लिए और उसमें से एक 50 रुपए का नोट अभय के मुंह पे दे मारा। ये लो 50 रुपए, तुम्हारा आज का खर्चा। पर माँ जी, 50 रुपए तो मुझे काम पर पहुंचने में ही लग जाएंगे। तभी रेणुका गुस्से में उसकी बात काटते हुए बोली, ओहो, काम? उसे काम नहीं मजदूरी कहते हैं दामाद जी। ईंट उठाना, सीमेंट के बोरे लादना, किसी के घर में काम करना, ये कोई काम नहीं होता। अब तुम चाहे पूरे दिन भूखे रहो या पैदल सफर करो या कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 50 रुपए से ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? माँ, लेकिन जीजा जी के पास तो अब जहर खाने के भी पैसे नहीं बचे। जहर खाने को तो राजी हो, इसे अपने हाथ से और अपने पैसों से जहर पिलाऊंगी। अपनी सास और साली प्रेरणा से ऐसी बातें सुन आज अभय की आंखें भर आई। उसने मुंह नीचे कर चुपचाप एक गिलास पानी पिया और एक बार फिर अपने घर से बिना नाश्ता करे वो काम के लिए निकल गया। काश मैं भी किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ होता, मेरे पास भी एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी सब होता, तब शायद मैं एक अच्छा दामाद और पति बन सकता।
पैदल चलते चलते अभय अपनी जिंदगी के इकलौते खुशी के दिन की यादों में खो गया। रिया बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए प्लीज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मानोगी ना? आप जो बोले मैं वो करूंगी पापा। मुझे पता है अभय के कुछ राज हैं, पर वो जो दिखता है वो है नहीं। सही समय आने पर तुम्हें सच पता चल जाएगा। अगर तुम पे कोई मुसीबत पड़ी तो सिर्फ अभय ही तुम्हें बचा सकता है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। और हाँ, ये बैच उसे दूर रखना, वरना सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसको अपना पति मान लो, उससे जन्मों का नाता जोड़ लो, शादी कर लो। राजीव सिंघानिया ने जब अपनी बेटी की शादी अभय से की तो उनके पूरे परिवार के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं पता था। बस सब इतना जानते थे कि राजीव सिंघानिया की वजह से ही अभय आज जिंदा था। अभय के मन में राजीव के लिए बहुत सम्मान था, इसलिए वो शादी के लिए मान गया और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रहा था। रिया को उसके पापा की कमी महसूस ना हो, इसीलिए उसने पैसे कमाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। क्यों बे, 2 टके के मजदूर, बोल चाहिए और पैसे चाहिए? ये ले। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, नहीं चाहिए मुझे पैसे, गलती हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर से वहां का ठेकेदार शंकर एक मजदूर को पीट रहा था। जैसे ही अभय ने उस मजदूर का चेहरा देखा, उसे बचाने दौड़ पड़ा। वो उसका दोस्त मनोज था। शंकर के आदमी ने जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया, अभय ने उसे रोक लिया। फिर दूसरे आदमी ने लात मारने की कोशिश की तो अभय ने उसे भी रोक लिया। उस आदमी ने जैसे ही अभय की शक्ल देखी, उसकी हवाइयां उड़ गई, जैसे वो अभय को पहले से जानता हो। वो गिरता पड़ता वहां से भाग गया। अभय को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर शंकर चिढ़ गया। तुझे सुपरवाइजर किस लिए रखा है? तू इन मजदूरों को मारने की जगह मेरे आदमी पर हाथ चला रहा है। आज तेरी खैर मैं लेता हूँ। अभय के अंदर जो अचानक से फाइटर वाले रिफ्लेक्सेस जाग उठे थे, वो एकदम से शांत हो गए और वो हाथ जोड़े शंकर के पास आया। शंकर बॉस, मैं तो बस आप लोगों को रोकना चाहता था, वरना इस मजदूर की जान चली जाती और पुलिस का चक्कर पड़ जाता। मैं तो आपको बस बचा रहा हूँ। बातों में तो शाना है तो अब है, लेकिन ये जो हीरोगिरी तूने दिखाई है, अब इसे काम पे दिखा और सबसे डबल शिफ्ट करवा। अभय, शंकर जी, मेरे पैसे तो तुझे वैसे भी नहीं मिलने वाले थे। जा पहले काम कर, फिर मांगना। शंकर हर रोज किसी न किसी को अपने आदमियों के डर से शांत कराता, जिससे वो काम ज्यादा करें और पैसे ना मांगे। लेकिन आज जो अभय ने किया था, उसके बाद शंकर और उसके आदमी वहां से जल्दी निकल गए। अभय ने मनोज की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे बहुत नाराज था। खुद को मेरा दोस्त कहते हो अभय? तुम्हारे लिए तो मैं बस एक मजदूर ही हूँ ना, और तुम यहाँ के सुपरवाइजर। अब ये मत कहना कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरी जेब अभी भी खाली ही है। अभय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चाहकर भी शंकर से पैसे नहीं निकलवा पाया, जिसके यहाँ काम कर रहे हर आदमी को बहुत जरूरत थी। पर आज उसके साथ ये दूसरी बार कुछ अजीब हुआ। शंकर का आदमी उसे इस तरह से देखकर भागा जैसे कि उसे पहले से ही पहचानता है। क्या वो अभय की पिछली जिंदगी से जुड़ा था? वो जिंदगी जिसके बारे में अभय पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन अपने रिफ्लेक्सेस को इस तरह से काम करता देख उसे यह समझ में आ रहा था कि शायद वो जिंदगी कुछ खतरों से जुड़ी रही होगी। पर आखिर वो ऐसा क्या करता था? अभय ये सोचते सोचते वापस काम करने में लग जाता है। उसे एहसास हुआ कि वो काले कपड़े वाली लड़की फिर से उसकी साइड पर पहुंच चुकी है और उसे दूर से देख रही है। इस बार अभय को अपने सारे जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसे कॉल आ गया, जिससे अभय डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ रिया, बोलो। अभय, वो आज रात तुम जल्दी घर आ सकते हो प्लीज? क्यों, आज ऐसा क्या खास है? आज रात हम दोनों के लिए बहुत खास होगी अभय। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रिया की बातें अभय के कानों में ऐसी पड़ी जैसे कि रेगिस्तान में बरसात। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो और रिया एक होने वाले थे। ठीक है, मैं आज 8 बजे तक आऊँगा। आई लव यू। इतना कहकर अभय ने फोन काट दिया। उसने जब सामने देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन अब अभय के दिमाग में सिर्फ रिया की बातें चलने लगी थी। पूरे दिन उसने बिना रुके काम किया और मजदूरों से भी डबल काम करवाया, जिससे सबको बराबर पैसे मिल जाए। लेकिन शाम को जब शंकर अपने राउंड पर आया तो उसने अभय को बस 400 रुपए दिए। शंकर जी, ये तो सिर्फ 400 रुपए हैं। आज यहाँ सबने दुगुना काम किया है, सबको डबल पैसे मिलने चाहिए। सुबह जो तूने एक्शन हीरो वाला काम किया, उसकी भरपाई कौन करेगा अभय? देख, तू समझदार लगता है, इसीलिए वो गलती मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, वरना उससे पंगा लेने का अंजाम इस पूरे इलाके में हर कोई जानता है। अब तो निकल यहाँ से, वरना बाकी लोगों को खाली हाथ जाना पड़ेगा। गुस्से से अभय का खून खौल उठा। उसे पता था कि वो शंकर से बहस करके मामला बिगाड़ ही देगा, इसीलिए वो वहां से चुपचाप निकल गया ताकि बाकी लोगों को कुछ पैसे मिल जाएं। अभय ने 400 रुपयों में से सबसे पहले रिया के लिए एक कचरा खरीदा। मेरी औकात बस इतनी ही है रिया, लेकिन देखना, मैं अपनी मेहनत से तुम्हें सारे सुख दूंगा।
अभय अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका था, इसीलिए उसके लिए आज सब कुछ सिंघानिया परिवार ही था। उसने पाई पाई जोड़कर रिया के लिए घर खरीदा, लेकिन आज जब वो वापस आया तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मैं जानता था रिया, ये शादी भले ही तुमने अपने पापा के कहने पे की थी, और आज तुमने भी इसे दिल से अपना ही लिया। पूरा घर एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वो छोटा सा घर आज किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। सारी जगह फूलों की लड़ियां लगी हुई थी, कहीं लाइट्स कहीं दिए। अब अभय से रुका नहीं जा रहा था। वो तेज कदमों से घर के दरवाजे की तरफ पहुंचा। ये मेरी चाबी काम क्यों नहीं कर रही? दरवाजे पर होती आवाज से रेणुका बाहर आई। कहाँ घुसे चले आ रहे हो अभय? निकलो यहाँ से। पर माँ जी, अपनी इस गंदी जुबान से मुझे माँ जी मत कहो। और तुम यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें आखिर अंदर आने किसने दिया? ये आप क्या कह रही हैं? ये घर तो मेरा। तुम्हारा? तुम जैसे अनपढ़ लोगों की यही दिक्कत है। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं। इस घर की चाबी तुम्हारे पास इसीलिए है क्योंकि ये खरीदा तुमने है, लेकिन ये घर है मेरे नाम पर और मैं जब चाहे इसकी चाबी बदल सकती हूँ। क्या मतलब? मतलब तुम खुद ही देख लो। वो देखो। जब अभय ने अंदर झांक कर देखा तो ऐसा लगा जैसे हजारों खंजरों ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। जिसे आज वो अपनी लकी नाइट समझ रहा था, वो तो उसके लिए नाइटमेयर ही हो गया। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका प्यार किसी दिन उसकी इस तरह से जान लेगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कुछ करता या बोलता उससे पहले ही रिया उसके सामने आ गई और बोली, तो अभय कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रिया किस सरप्राइज की बात कर रही थी? आखिर ऐसा क्या देखा अभय ने जिसके बाद उसके होश उड़ गए? आखिर क्या खेल रचा था रिया और उसकी माँ ने उसके खिलाफ? कौन है वो अनजान लड़की जो अभय से बार बार मिलने की कोशिश कर रही है? आखिर कौन सा मोड़ आएगा अब अभय की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए बनता ये पैराडाइज है, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।